दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जीएस विद संजय में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिन से आपको हमारे मध्य प्रदेश की क्लासेस नहीं मिल रही होंगी, कुछ समस्याएं आ गई थी जिनके कारण हम मध्य प्रदेश की वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो अब उन समस्याओं का समाधान हमने कर लिया है और आज से हम मध्य प्रदेश की क्लास को पुनः रिज्यूम करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था। तो जब हम मध्य प्रदेश की लास्ट क्लास के बारे में पढ़ा था तो हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ा था। किस बारे में पढ़ा था? मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ा था। तो भौतिक विभाजन जो मध्य प्रदेश का किया गया है वो किसने किया गया है? फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया ने किया है। किसने किया है? फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया। तो जो फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया है उसने मध्य प्रदेश को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने प्रदेशों में बांटा है? 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। वो 3 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे? तो उनमें से जो सबसे पहला था वो था हमारा मध्य उच्च भूमि। क्या था? मध्य उच्च भूमि। तो दूसरे नंबर पे हमारा था वो क्या था? हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। और जो हमारा तीसरे नंबर पे भाग था वो क्या था? हमारा पूर्वी पठार। क्या था हमारा? पूर्वी पठार। इसी को कहीं कहीं पे हम बोल देते क्या था भैया? हमारा बघेल खंड का पठार। क्या था? बघेल खंड का पठार। इतना हमने पिछली क्लास में देखा था। इसके आगे भी और चर्चा की थी। तो आइए देख लेते हैं मैप में किस तरीके से इन तीनों को दर्शाया गया था। तो मैप कुछ इस तरीके से था उसका। कुछ ये 3 पार्ट थे। ये जो हमारा पहला पार्ट था ये क्या था? हमारा मध्य उच्च भूमि। ये दूसरा नीचे वाला पार्ट था ये क्या था? हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये दूसरा पार्ट था हमारा। और ये तीसरा वाला पार्ट था हमारा क्या? पूर्वी पठार। तीसरा पार्ट क्या था हमारा? पूर्वी पठार। फिर हमने आगे क्या देखा था? हम मध्य उच्च भूमि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो मध्य उच्च भूमि के बारे में अध्ययन करते समय हमें पता चला कि जो मध्य उच्च भूमि है वो पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 82% है। पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 82% है। ये इतना बृहद था, इतना विशाल था कि इसकी विविधता और विशालता के आधार पर इसे 5 उपविभागों में बांट देते हैं। कितने उपविभागों में? 5 उपविभागों में इसको बांट दिया जाता है। किसको? मध्य उच्च भूमि को। तो जो 5 उपविभाग होते वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था हमारा क्या? मध्य भारत का पठार। क्या था? मध्य भारत का पठार। दूसरा था हमारा बुंदेलखंड का पठार। दूसरा क्या था हमारा? बुंदेलखंड का पठार। तीसरा क्या था हमारा? मालवा का पठार। मालवा का पठार। चौथा हो जाएगा हमारा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। 5वां हो जाएगा हमारा क्या? 5वां हो जाएगा हमारा नर्मदा सोन घाटी। पिछली स्लाइड में जो हमने मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को देखा वो मैप में कुछ इस तरीके से देखते हैं। मुख्यतः 3 भागों में हमने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया था। मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। फिर मध्य उच्च भूमि को 5 उपविभागों में बांट देते हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मध्य भारत के पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। तो उनको आइए एक बार देख लेते। तो सबसे पहला पॉइंट देखा था वो देखा था क्या? क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल है वो 10.68% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। और जो इसका निर्माण हुआ है वो निर्माण कैसे हुआ है? विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट हमने क्या देखा था? जो इधर पे पाई जाती है मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोल मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी भी इधर पे पाई जाती है।
मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती, काली मिट्टी भी पाई जाती। इसके अलावा इधर पे जो औसत वर्षा थी वो 25 सेंटीमीटर से लेके कितने तक थी, 75 सेंटीमीटर तक वर्षा थी। औसत वर्षा इधर पर 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती थी। और जो इधर की जलवायु थी, जलवायु कैसी थी भैया, जलवायु थी महाद्वीपीय प्रकार की। कैसी, महाद्वीपीय प्रकार की, यानी कि ठंड में अधिक ठंड होती थी और गर्मी में अधिक गर्मी इधर पे होती थी। इसके अलावा हमने आगे क्या देखा था कि जो इधर की प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलों में हमने सबसे पहले देखा था इधर पे सबसे ज्यादा होते हैं मोटे अनाज। कौन कौन से, जैसे कि बाजरा, जौ, मक्का और सरसों, ये अनाज इधर पे होते हैं। सरसों इतना अधिक होता है कि जो हमारा मध्य भारत का पठार है इसे सरसों पठार भी कहा जाता है, सरसों का पठार भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक नदी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, चंबल नदी बहुत ज्यादा यहाँ पर अपर्दन करती है, बीड़ों का निर्माण करती है। इस कारण से मध्य भारत के पठार को चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं, चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। इधर की हमने नदियों के बारे में बात की तो चंबल नदी इधर पे बहती है, पार्वती नदी इधर से बहती है, काली सिंध नदी इधर से बहती है, सिंध नदी भी इधर पे बहती है। तो ये नदियां हैं जो मध्य भारत के पठार में बहती हैं। जिलों की बात की जाए तो श्योपुर, मुरैना, भिंड का कुछ हिस्सा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना का कुछ हिस्सा और इधर पे मंदसौर, नीमच का कुछ हिस्सा मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आइए अब चालू करते हैं हमारा क्या, बुंदेलखंड का पठार। बात की जाए बुंदेलखंड के पठार की तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में हमने कुछ कॉमन पॉइंट निकाले हैं जो हमें सभी पठारों के बारे में, सही भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। और ये लगभग यही पॉइंट हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो बुंदेलखंड के बारे में सबसे पहला पॉइंट है बुंदेलखंड का क्षेत्रफल। तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्रफल है वो पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7.7% है। कितना है, 7.7% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का बुंदेलखंड का पठार। जो इसका निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, नीच चट्टानों से हुआ है। कैसे हुआ है इसका निर्माण, नीच चट्टानों से हुआ है। यह एक तरह की कायांतरित परत है जिसके कारण से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। मिट्टी अधिक बात की जाए तो इधर पर मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती। कैसी, लाल पीली मिट्टी इधर पे पाई जाती। इसके अलावा कहीं कहीं पर काली मिट्टी भी देखने को हमें मिलती है। और यदि जलवायु की बात की जाए तो बुंदेलखंड की जो जलवायु है वो भी कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। सेम महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहाँ पे देखने को मिलती है हमारे लिए, मध्य भारत के पठार में देखने को मिलती है। बुंदेलखंड के पठार की औसत वर्षा की बात की जाए तो औसत वर्षा होती है वो 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, लेकिन जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है उधर की औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और यदि इधर की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो इधर पे गेहूं, चना, मक्का, ज्वार आदि मुख्यतः होता है। इधर की फेमस फसल है चना। इसके अलावा बात की जाए बुंदेलखंड में बहने वाली नदियां तो कौन कौन सी नदियां बुंदेलखंड में बहती है। सबसे पहली जो फेमस नदी है वो है बेतवा नदी। इधर की बहुत ज्यादा फेमस नदी है जो कहां से निकलती है, जो रायसेन से निकलती है। इसके अलावा धसान नदी भी है और भी कई नदियां हैं जो कहां पे बहती हैं, बुंदेलखंड में बहती हैं। इसके बाद इसकी फेमस जिलों की बात की जाए तो हम देखेंगे कि भिंड इसमें आ जाता है, भिंड आ जाता है। दतिया का कुछ हिस्सा इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा निमाड़ी देखने को मिलता है, छतरपुर आ जाता है इसी में, ठीक इसी में आ जाता है। हमारा टीकमगढ़ भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। पठार की बात की जाए तो मालवा की पठार का क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टान मुख्यतः वो होती ज्वालामुखी से जो लावा बाहर आता है वो बाहर आके ठंडा हो जाता है और चट्टान जो बनती है उसको बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। तो मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। जहां जहां पे भी बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण हुआ होगा वहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कैसी पाई जाती है, काली मिट्टी
पाई जाती। यदि मालवा के पठार की जलवायु की बात की जाए तो इधर पे सम जलवायु पाई जाती। कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती। ना इधर पे ठंड होती है, ना इधर पे ना उतनी ज्यादा ठंड होती है, ना उतनी ज्यादा गर्मी होती है, ये सब है। फिर बात की जाए मध्य मालवा के पठार में होने वाली औसत वर्षा, तो इधर पे जो औसत वर्षा होती वो 100 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर तक होती। लगभग मध्य प्रदेश की औसत वर्षा के बराबर मालवा के पठार में औसत वर्षा है। प्रमुख फसल की बात की जाए तो इधर पे सबसे पहले गेहूं मेन फसल है, उसके बाद मूंगफली और कपास। ये 3 मुख्य फसलें हैं जो कहाँ पे होती है? मालवा के पठार में होती हैं। यदि इधर पे नदियों की बात की जाए तो इधर पे चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, ये 2 फेमस नदियां हैं जो इधर पे प्रभावित होती। जिलों की बात की जाए तो आप देख ही रहे हैं, इंदौर, उज्जैन, धार, भोपाल, विदिशा का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। ठीक, ये मेन शहर हैं, जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। विशेष की बात की जाए तो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है सिगार। सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार, जो 881 मीटर ऊंची है। विशेष में एक और पॉइंट अपना आ जाएगा कि जो हमारा मालवा का पठार है वो पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे बड़ा है। तो क्या है? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है। विशेष में एक और बात यह हो जाएगी, जो फायान था चंद्रगुप्त के टाइम पे भारत में आया था, उसने कहा था कि जो मालवा की जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। फायान ने क्या कहा था? जो मालवा की जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। क्या है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। ये सब मुख्य बिंदु हैं जो हमें मालवा के पठार के बारे में याद रखना है। आगे चलते हैं और चौथा देखते हैं हमारा रीवा पन्ना का पठार, जो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। चौथा क्या हो जाएगा? रीवा पन्ना का पठार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.37% है। कितना है? 10.37% क्षेत्रफल है। यदि निर्माण की बात की जाए तो जो रीवा पन्ना का निर्माण हुआ है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक, तो हमने जितने भी भौतिक प्रदेश इससे पहले पढ़े और जो निर्माण वाला पॉइंट पढ़ा उसमें किसी ना किसी चट्टान का नाम आ रहा है। आप तो अभी इधर पे याद कर लीजिए, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बताएंगे विंध्यन क्रम की चट्टान कौन सी थी, नीच चट्टानें क्या कहलाती, बेसाल्ट चट्टानें क्या होती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती, गोंडवाना क्रम की चट्टानें क्या होती, इनको हम इंडियन ज्योग्राफी में देख लेंगे। अभी तो अपन याद कर लेते कि जो रीवा पन्ना का पठार है उसका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। और जो इधर पे मिट्टी पाई जाती मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती? लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा काली मिट्टी भी मिलती है। काली मिट्टी भी हमें रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिल जाती। जलवायु की बात की जाए तो जो इधर की जलवायु है वो कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। औसत वर्षा की बात की जाए तो इधर की जो औसत वर्षा है 100 से लेके 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, यानी कि आप काफी अच्छी वर्षा इधर पे देखने को मिलती है। फसल की बात की जाए तो गेहूं इधर पे मुख्यतः होता है। तिलहन फसलें भी इधर पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो रीवा पन्ना का पूर्वी वाला इलाका है उधर पे हमारे लिए पूर्वी इलाके में क्या मिलती है? चावल की खेती भी देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धान की खेती। तो धान की खेती भी हमें रीवा पन्ना के पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। नदियों की बात की जाए तो इधर पे टोन्स, ब्यारमा, इसको ब्योरमा भी बोला जाता है, सोन आदि नदियां मुख्यतः इधर पे हमें देखने को मिलती। जिलों की बात की जाए तो रीवा पन्ना तो इसमें आ ही जाएंगे। जिले कौन से हो जाएंगे? रीवा, पन्ना, सतना, दमोह भी इसी में आता है, सागर का कुछ हिस्सा भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर रीवा पन्ना के पठार में विशेष की बात की जाए तो हमारा जो रीवा पन्ना का पठार इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विंध्यन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? विंध्यन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है।
दूसरा मेन पॉइंट है जो रीवा पन्ना का पठार है वो काय के लिए फेमस है, हीरा व चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हीरा व चूना पत्थर के लिए जो रीवा पन्ना का इलाका है वो काफी ज्यादा फेमस है। ये सारे पॉइंट हैं जो हमें रीवा पन्ना के पठार के बारे में याद रखना है। आइए आगे चलते और आगे हम बात काय की करते हैं, नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी जो हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा। नर्मदा सोन घाटी। सोन घाटी की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के 26% क्षेत्रफल के बराबर है। जो इसका निर्माण हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों, धारवाड़ क्रम की चट्टानों प्लस विंध्यन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों और विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्माण हुआ। अभी सभी प्रदेशों का निर्माण आप याद कर लीजिए, जब हम पढ़ेंगे आगे तो आपको बताएंगे धारवाड़ क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या होती। मिट्टी की बात की जाए तो इधर पे काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी इधर पे पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी में। जलवायु की बात की जाए तो इधर की जो जलवायु होती है वो मानसूनी जलवायु होती है। वो कैसी जलवायु इधर पे पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। औसत वर्षा की बात की जाए तो इधर पे 125 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर तक, 125 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा होती है। यानी कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से थोड़ी सी अधिक वर्षा होती है। सोन घाटी की प्रमुख फसलों की तो मूंगफली इधर की सबसे फेमस फसल है। मूंगफली, मूंगफली बहुत ज्यादा फेमस फसल है। इसके अलावा कपास भी होता है, गेहूं होता है। और यदि इसके पूर्वी वाले इलाके की बात की जाए तो उधर पे चावल की खेती भी हमें देखने को मिलती है, धान की खेती भी हमें देखने को मिलती है। नदियों की बात की जाए तो नर्मदा नदी, सोन नदी, तवा नदी, दूधी नदी, ये कुछ फेमस नदियां हैं जो नर्मदा सोन घाटी में बहती हैं। जिलों की बात की जाए तो जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, ये फेमस जिले हैं जो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। अब बात की जाए विशेष की तो विशेष में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा नर्मदा सोन घाटी है वो पश्चिम साइड में चौड़ी है और पूर्व साइड में ये सकरी है। यानी कि पूर्व से पश्चिम साइड में आने पर इसकी क्षेत्रफल, इसकी चौड़ाई में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये क्या है भैया, पूर्व में सकरी व पश्चिम में अधिक चौड़ी है, पश्चिम में अधिक चौड़ी है। इसके अलावा जो नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र है ये भ्रंश घाटी है। और ये क्या है, भ्रंश घाटी है। नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है वो एक भ्रंश घाटी का क्षेत्र। भ्रंश घाटी के क्षेत्र की बात की जाए तो ये समतल भूमि है। फिर क्या होता है, बीच में से इधर पे कुछ प्रभाव पड़ जाते, कुछ प्राकृतिक प्रभाव पड़ते जिसके कारण ये क्षेत्र नीचे धंस जाता है। तो समतल, फिर एकदम से नीचे गड्ढा होता है, फिर एकदम से उसी के बराबर समतल हो जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये क्या कहलाता है, हमारा भ्रंश घाटी कहलाता है। कुछ इसी तरह का प्राकृतिक क्षेत्र कहाँ पे, नर्मदा सोन घाटी में है। तो नर्मदा सोन घाटी विशेष में लिख देंगे कि ये एक भ्रंश घाटी है। तो हमने देखा कि जो हम पहला पॉइंट देख रहे थे, पहला भौतिक प्रदेश देख रहे थे मध्य उच्च भूमि, उसके अंतर्गत हमने उसके 5 भौतिक प्रदेशों के बारे में देख लिया। कौन कौन से, मध्य भारत के पठार को पढ़ लिया है, बुंदेलखंड के पठार को पढ़ लिया है, फिर मालवा के पठार को पढ़ लिया है, रीवा पन्ना के पठार को पढ़ लिया है, नर्मदा सोन घाटी को भी पढ़ लिया। तो 5 उप प्रदेश तो हो गए। अब अपन के 2 और भौतिक विभाग बचे। कौन कौन से, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। तो आइए आगे चल के हम उनका अध्ययन करते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी यानी कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, यानी कि मुख्यतः 3 में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा है। जो इसका क्षेत्रफल है, कितना है क्षेत्रफल, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 11% है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। 11% है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। और जो इसका निर्माण हुआ है, निर्माण कैसे हो गया भैया इसका निर्माण हुआ है दक्कन ट्रैप से, दक्कन ट्रैप व विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा बात की जाए इधर पर मिट्टी की,
जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में मिट्टी पाई जाती है वो छिछली काली मिट्टी पाई जाती। कैसी मिट्टी पाई जाती है? छिछली काली मिट्टी, यानी कि कम काली मिट्टी पाई जाती है। जलवायु की बात की जाए इधर पे, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती। कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती। यदि इधर की औसत वर्षा की बात की जाए, इधर की औसत वर्षा की बात की जाए तो वो 125 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक होती है। जो हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी है उधर की औसत वर्षा की बात की जाए तो 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाला है पर्वतीय इलाका है, तो जो मानसूनी पवनें आती हैं ये उनको क्या कर लेता है? रोक लेता है और पूरी वर्षा लगभग यहीं पे करा लेता है। तो वर्षा कहाँ पे? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके अलावा बात की जाए इधर की प्रमुख फसलों की, तो फसलों में ज्यादातर इधर पे क्या है? पर्वतीय इलाका है, तो इस कारण से इधर पे क्या खेती योग्य भूमि नहीं है, तो इधर पे वनोपज ज्यादा पाए जाते हैं, वनोपज ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इधर पे जहाँ पे भूमि है उधर पे गेहूं व कपास होता है, गेहूं व कपास अधिक होता है, तो ये इधर की प्रमुख फसलें हो जाएंगी। इसके अलावा जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है इसको 3 उप श्रेणियों में बांटा गया है, 3 उप श्रेणियों में बांटा गया है, 3 उप श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 उप श्रेणियां हैं? सबसे पहला है राजपीपला पहाड़ी। कौन सा? राजपीपला श्रेणी। दूसरा हो जाएगा महादेव श्रेणी, दूसरा क्या हो जाएगा? महादेव श्रेणी। तीसरा हो जाएगा हमारा क्या? मैकल श्रेणी, तीसरी हो जाएगी हमारी मैकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसको क्या किया? 3 उप श्रेणियों में बांट दिया गया, राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी। एक और बात याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ जो 1350 मीटर ऊंची है, 1350 मीटर ऊंची है, वो कहाँ पे है? महादेव श्रेणी या महादेव पहाड़ी पर है, महादेव श्रेणी पर वो स्थित है, यानी कि महादेव पहाड़ी पर वो स्थित है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी महादेव पहाड़ी पर, यानी कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में ही स्थित है। ये सब बातें हैं जो हमारे लिए सतपुड़ा मैकल श्रेणी के संबंध में याद रखनी। कौन कौन सी? इसका क्षेत्रफल 11% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। इसका निर्माण दक्कन ट्रेप व विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। मिट्टी छिछली काली मिट्टी पाई जाती। जलवायु मानसूनी है। औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। जो इधर की प्रमुख फसल है, फसलों ज्यादा नहीं होती हैं क्योंकि पर्वतीय इलाका है, तो वनोपज इधर पे ज्यादा होती है। बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द टफेस्ट का सिद्धांत आप इधर पे देख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे कृषि योग्य भूमि है उधर पे गेहूं और कपास होता है। और इसकी 3 उप श्रेणियां बांटी गई। राजपीपला श्रेणी, इसको राजपीपला पहाड़ी भी बोला जाता है। महादेव श्रेणी, महादेव पहाड़ी और मैकल श्रेणी, ये 3 उसकी उप श्रेणियां हो जाती है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर, कितनी? 1350 मीटर ऊंची, वो कहाँ पे है? महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। जो किसके अंतर्गत आती है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। लास्ट में हमने देखा कि जो हमारा मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वो भी सतपुड़ा मैकल श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए अब तीसरा हम मध्य प्रदेश का भौतिक पाठ याद कर पढ़ते हैं, जो हमारा क्या है? पूर्वी पठार। मध्य प्रदेश के तीसरे भाग यानी कि पूर्वी पठार की बात की जाए तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बघेलखंड का पठार। किस नाम से भी जानते हैं? बघेलखंड का पठार, इसको इस नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो बात है हमें पूर्वी पठार के बारे में याद रखनी, उसमें सबसे पहली है इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 7% है पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, यानी कि जो हमारा पूर्वी पठार है वो पूरे भौतिक प्रदेशों में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? पूर्वी पठार। इसके अलावा जो इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण कब हुआ है भैया? आद्य महाकल्प की चट्टानों, आद्य महाकल्प चट्टानों व जुरासिक क्रम की,
जुरासिक क्रम की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। ये निर्माण खास तौर से अपन को याद नहीं रखना, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि बाई चांस यदि कभी परीक्षा में आ जाए। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे कि इधर पे मिट्टी कैसी पाई जाती है। मिट्टी की बात की जाए तो इधर पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। इधर की जलवायु की बात की जाए तो इधर पे जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु होती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आगे चलते और देखते हैं कि इधर की जो औसत वर्षा है 70 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा होती है। यानी कि पूर्वी पठार में कई ऐसे क्षेत्र जहां पर कम वर्षा होती है और कई ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक वर्षा होती है। यदि प्रमुख फसलों की बात की जाए तो फसलों में सबसे ज्यादा फेमस है इधर की धान, यानी कि इधर पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा गेहूं व तिलहन के लिए भी ये काफी प्रसिद्ध है। जो हमारा पूर्वी पठार है वो मुख्यतः काय के लिए फेमस है? धान की, यानी कि चावल की खेती के लिए फेमस है। इसके अलावा बात की जाए तो जो हमारा पूर्वी पठार है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली इसी के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली, वो इसी के अंतर्गत आती है। एक और बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो हमारा पूर्वी पठार है इसको कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा 2 बराबर भागों में। ठीक, एक बात याद रखना, जो हमारी कर्क रेखा है वो मालवा के पठार को भी 2 भागों में बांटती, लेकिन वो बराबर 2 भागों में नहीं बांटती। लेकिन जो कर्क रेखा है वो पूर्वी पठार को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो हमने आज अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने भौतिक विभाजन को पूरा कंप्लीट देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।